नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत सही दिशा में चल रही होगी। अभी तक हमारे जो कार्यक्रम थे जीएस, करंट अफेयर्स और जीके एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे इसमें बदलाव किया जा रहा है और प्रत्येक टॉपिक का, चाहे वो जीएस का टॉपिक हो, चाहे वो जीके का टॉपिक हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, सबकी अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी और इसके समय को लेकर के भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवगत कराया जा चुका है। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र के बारे में। बायो का टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की चर्चा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है और श्वसन तंत्र को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसकी चर्चा आपको देखने को मिल रही है। अभी जो टॉपिक आपको मिलेंगे, ज़्यादातर टॉपिक बायो और केमिस्ट्री के टॉपिक पे आधारित मिलेंगे। ठीक है, अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दो प्रक्रिया श्वसन तंत्र की जब हम बात करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दो प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन कौन सी दो प्रक्रिया संपन्न होती है? पहला होता है श्वसन और दूसरा आपका होता है श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं इसको? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इसी को श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन और श्वासोच्छ्वास को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, और श्वसन की जब बात कर रहे हैं मतलब रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब आप इसमें पढ़ते हो तो आपको पता होगा श्वसन में हम सांस लेते हैं। श्वसन में क्या होता है? हम सांस लेते हैं और जो सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान बहुत सारी जो गैसें हैं वो अंदर प्रवेश करती हैं। किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से ये अंदर प्रवेश करती हैं और नाक के माध्यम से ये पहुंचती हैं कहाँ पे? विंड पाइप में। आपने पढ़ा था, एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। ये जाती हैं विंड पाइप में और विंड पाइप की यदि हम बात करें, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, आगे जब हम पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसके बाद ये पहुंचती है आपके फेफड़ों में। विंड पाइप के बाद जो आपने गैसें इनटेक किया है वो पहुंची है फेफड़ों में। फेफड़ों में पहुंचने के बाद आपको पता होगा कि फेफड़ों में होते हैं वायुकोश। फेफड़ों में क्या होते हैं? वायुकोश होते हैं। इस तरह से वायुकोश होते हैं। तो फेफड़ों के बाद ये पहुंचती है वायुकोश में। ठीक है, वायुकोश में, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलेवियस। ठीक है, ये पाया जाता है फेफड़ों में, इसमें पहुंचती हैं। तो गैसें कहाँ तक पहुंच गई? वायुकोश तक पहुंच गई और वायुकोश की संरचना कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब गैसें कहाँ पहुंच गई हैं? वायुकोश में पहुंच गई हैं। और आपको बताता चलूँ कि ये जो वायुकोश होते हैं इनसे जुड़ी होती है रक्त नलिकाएँ। इनसे क्या जुड़ी होती हैं? रक्त नलिकाएँ। प्रत्येक वायुकोश से जुड़ी होती है रक्त नलिकाएँ, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन या रक्त नलिकाएं जो हैं इससे जुड़ी होती हैं और ये करती क्या हैं? ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाके हृदय में छोड़ देती हैं। इनका काम क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को कैरी करना और उनको ले जा कर के हृदय में छोड़ देना। हृदय में कहाँ पे छोड़ना है? हृदय में छोड़ना है बाएं अलिंद में। ठीक है, हृदय में बाएं अलिंद में ले जाके ये छोड़ती हैं। वहाँ से फिर ये बाएं नीले में जाती हैं। अभी इसको भी हम समझेंगे। बाएं नीले में जाती हैं और बाएं नीले में से निकलने के बाद आप कह लीजिए ये सेल में चली जाती हैं। ठीक है, कहाँ जाती हैं? सेल में चली जाती हैं। और सेल की जब हम बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि सेल में होता है ग्लूकोज। सेल में क्या होता है? ग्लूकोज। और जैसे ही ऑक्सीजन
ये यहाँ पे पहुँचता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो उसी के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है और ग्लूकोज टूटकर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है और अवशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये तो प्रोसेस हो गया जिसको हम बोलते हैं श्वसन, ठीक है। इसके बाद श्वसन की जब हम बात करते हैं तो बात आती है श्वसन के प्रकार की। श्वसन के प्रकार की बात आती है। श्वसन के प्रकार की बात करें तो श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, पहला ऑक्सी श्वसन, और दूसरा आपका होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होती है। श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे दो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। ऑक्सीसेशन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, नाम से ही स्पष्ट है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न होती है, बनती है। और ये दो प्रकार आप कह सकते हैं, यहाँ पे दो क्रियाएं, यहाँ पे दो प्रकार की क्रियाएं यहाँ पे संपन्न होती हैं। कौन कौन सी दो क्रियाएं संपन्न होती हैं? पहला यहाँ पे बनता है ग्लाइकोलाइसिस, एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की जब बात करें तो सेल के साइटोप्लाज्म, या जिसको आप बोलते हो सेल के साइटोप्लाज्म, या इसी को आप बोलते हो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, सेल के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज अणु टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में एक एसिड बनाता है जिसका नाम है पाइरूविक एसिड, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीश्वसन में दो प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें सेल के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज अणु टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पाइरूविक एसिड बनाते हैं। साथ ही साथ 2 ATP का यहाँ पे निर्माण होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे संपन्न होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल की जब हम बात करते हैं तो ये संपन्न होती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे आपको बता दें कि सेल में यहाँ पे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और इस दौरान सेल में 36 ATP, यहाँ पे 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की यदि प्रक्रिया पूछा जाए तो वहाँ पे पाइरूविक एसिड और 2 ATP का निर्माण होता है। यदि क्रेब्स साइकिल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 36 ATP का निर्माण होता है, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दूसरा है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन को हम बोलते हैं एक प्रकार से एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अनाक्सी श्वसन नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है? उपस्थित नहीं है। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे किण्वन होता है, किण्वन होता है, ठीक है। किण्वन या इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया। जैसे फर्मेंटेशन से जैसे पहला क्या देखते हैं हम? सिरका का निर्माण, जैसे हम देखते हैं सिरका का निर्माण, ठीक है। यहाँ पे फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। या दूध से दही का जो निर्माण होता है, यहाँ पे भी फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जहाँ पे लैक्टोबैसिलस
लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है वो यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे क्योंकि ग्लूकोज टूट नहीं रहा है, अनाक्सी श्वसन है, ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन ना होने के कारण ग्लूकोज जो है वो टूटता नहीं है, और जब ग्लूकोज टूटता नहीं है तो यहाँ पे कोई भी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। तो अनाक्सी श्वसन में क्या है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित है और इसी के कारण यहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं बनती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अनाक्सी श्वसन आपका हो गया। इसके बाद बात आती है मानव में श्वसन तंत्र की जुड़े हुए कुछ फैक्ट की, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, आक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन आपने देख लिया। अब उसके बाद बात आती है मानव में श्वसन तंत्र की। किसकी बात आ रही है? मानव में श्वसन तंत्र की। देखो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ निश्चित तौर पे कहीं भी देख लेना, शायद ही इतनी क्लियरिटी के साथ यूट्यूब पर आपको देखने को मिले। अब एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जानते हो कि मानव शरीर में थकान आलस्य का कारण भी देखने को मिलता है, और थकान और आलस्य के पीछे जो कारण होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा, थकान या आलस्य के पीछे जो कारण होता है लैक्टिक एसिड, और इसका जमाव हो जाता है कहाँ पे? इसका जमाव हो जाता है मांसपेशियों में। ठीक है, जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तभी हमें थकान या आलस्य का अनुभव होता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनाक्सी श्वसन। याद रखिएगा, इसका कारण क्या है? अनाक्सी श्वसन। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मांसपेशियों में जो थकान देखने को मिलता है या जो मानव शरीर में आलस्य देखने को मिलता है उसके पीछे क्या कारण है, तो आप बताएंगे अनाक्सी श्वसन इसमें कारण होता है। ठीक है, जिसमें लैक्टोज या लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका जमाव मांसपेशियों में जब हो जाता है तो आपको थकान का अनुभव देखने को मिलता है। अब हम देखने जा रहे हैं मानव में श्वसन तंत्र के बारे में। एक रफली स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। देखो बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है, लेकिन एक रफली आपको समझाने के लिए मैं कह लूँ कि एक पर्याप्त स्ट्रक्चर है समझाने के लिए। आपको समझाने के लिए एक पर्याप्त स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, हालांकि ठीक है बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन इससे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे मानव में श्वसन तंत्र की बात हो रही है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो नासा छिद्र, आप देख रहे हो कि नासा छिद्र या इसी नासा छिद्र को बोलते हैं हम नोस्ट्राइल्स। ठीक है, इसके बाद ये देख रहे होगे नासल चैम्बर, इसको हम बोलते हैं नासल चैम्बर, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है इस संरचना को हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी या फेगस बोलते हैं, फाइनेक्स बोलते हैं या ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस। इसके बाद यहाँ पे छिद्र देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स या किसी को बोला जाता है लर्नेक्स। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम साउंड बॉक्स। ठीक है, आगे यदि हम बढ़ते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है विंड पाइप, विंड पाइप या ट्रैकिया, विंड पाइप या ट्रैकिया इसी को कहा जाता है। और ये जो है इसको बोलते हैं ब्रांकी, ब्रांकी इसको कहा जाता है। ये होते हैं, जैसे ये फेफड़ा है तो आप जानते हैं इसमें क्या होते हैं? वायु कोश होते हैं,
और ये रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं, ये आपको पता होगा। ये किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं रक्त नलिकाओं से। वायु कोश हैं, वायु कोश, ये रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं। इस संरचना को हम बोलते हैं डायाफ्राम। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायाफ्राम, और इसको बोला जाता है फेफड़ा। ठीक है, इसको बोला जाता है फेफड़ा। और ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटन। सेट्रम नामक एक संरचना होती है। ठीक है, और ये आपका हो गया फेफड़ा। तो अब जो भी चीज़ें थी सबको हमने देख लिया कि नासा छिद्र, नासल चैम्बर, ग्रसनी, एपिग्लोटिस, लॉर्नेक्स या साउंड बॉक्स, विंड पाइप, ब्रांकी, वायुकोश, फेफड़ा, डायाफ्राम और स्ट्रेटनम, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले नासा छिद्र से गैस जो है वो अंदर प्रवेश करती है और ये जाती है नासा गुहा में। सबसे पहले गैस नासा छिद्र से प्रवेश करके नासा गुहा में पहुंचती है, और नासा गुहा से जो गैसें हम सांस में लेते हैं वो पहुंचती है ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी में जो पहुंचती है तो यहाँ पे आपने देखा कि ग्रसनी से दो पाइप जुड़ी होती है। एक आपकी होती है भोजन नली, एक आपकी होती है फूड पाइप, और एक आपकी होती है विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप और फूड पाइप ये होती है। इसके बाद आपको एपिग्लोटिस देखने को मिल रहा है, एक ढक्कन होता है ये। ठीक है, और इसके बाद ये कहाँ पहुँचती है? ये पहुँचती है विंड पाइप से होके ब्रांकी में। कहाँ पे पहुँचती है? ब्रांकी में ये पहुँचती है। ठीक है, ब्रांकी से यदि आप देखेंगे तो ये पहुँचती है फेफड़े में। ठीक है, और फेफड़े के बाद ये पहुँचती है वायु कोश में। तो गैसें जो हम सांस के दौरान अंदर लेते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि नासा छिद्र से होकर गैस अंदर पहुंचती है नासा गुहा में, फिर ग्रसनी में, फिर ब्रांकी, फिर फेफड़े में, और फिर ये वायु कोश में पहुंच जाती है। इसके दौरान आपने देखा कि विंड पाइप पर एक स्ट्रक्चर बना होता है। विंड पाइप है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, और विंड पाइप को ट्रैकिया कहा जाता है। डायाफ्राम का कार्य क्या है? डायाफ्राम का कार्य है फेफड़ों में संतुलन बना रहना। जैसे हम सांस खींचते हैं, सांस आप लेते हो तो आप देखते हो फेफड़ा क्या है? ऊपर की तरफ मूव करता है। ये चीज़ ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसको सपोर्ट के लिए डायफ्राम यहाँ पे ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जब हम सांस छोड़ते हैं, रिलैक्स मोड में आते हैं, तो ये नीचे की तरफ मूव करता है। तब भी यहाँ पे जो फेफड़ा है ये इसको सपोर्ट देता है। तो फेफड़ा क्या है? डायफ्राम क्या है? विशेष रूप से फेफड़े में संतुलन बनाए रखने के लिए है। अब हमारी जो सांस के दौरान जो हमने गैसों को ग्रहण किया था, जो गैसें हमने इनटेक किया था, वो कहाँ तक पहुँच गई? वो वायु कोश तक पहुँच गई। वायु कोश के बाद क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। वायु कोश हो गया। अब मान लो ये हो गया वायु कोश। ठीक है, मान लो ये आपका है वायु कोश। अब यहाँ पे आ गई हैं गैसें। अब यहाँ से जाने के बाद आपने पढ़ा था कि गैसें कहाँ जाती हैं? ये कहाँ पे आ गई गैसें? ठीक है, ये एक प्रकार की संरचना है। क्या है बता रहा हूँ। ये हृदय है, मानव का हृदय, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, उसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वायु कोश है। वायु कोश में ये इन कर रही है क्या? O2, और यहाँ से बाहर क्या निकल रही है? CO2। ठीक है, O2 यहाँ पे इन कर रही है और CO2 यहाँ से बाहर निकल रही है। अब आइए देख लेते हैं। ये वायु कोश है, और वायु कोश आपने देखा
कुछ इस तरह से संरचना होती है। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ डिटेल में। पहले एक बार इसकी संरचना को बना लेते हैं और आप लोग भी, मैं कहूँगा कि इसकी संरचना को आप लोग भी बना लीजिए समझने के लिए। यहाँ पे होता है सेल, ये संरचना आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे एक वाल्व होता है और इस वाल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यहाँ पे जो संरचना होती है उसी के जैसी यहाँ पे भी एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे सेल है, सेल में होता है ग्लूकोज, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो यहाँ पे जाता है रक्त, जो यहाँ से जाता है सेल में, ये होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त, या इसी को हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, और ये जो होती हैं ये होती हैं सिस्टमैटिक आर्टरीज। आर्टरीज, ठीक है, और ये जो होती हैं ये होती हैं वेन्स या सिराएं। ठीक है, तो ये रफली संरचना है। फेफड़े से O2 युक्त रक्त को बाएं अलिंद तक जो पहुंचाती हैं वो पहुंचाती हैं फेफड़े से, क्योंकि वायुकोश है, वायुकोश फेफड़े में ही होता है। तो वायुकोश से, या आप कह लीजिए फेफड़े से, ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं अलिंद तक, लेफ्ट आर्टरियम तक जो पहुंचाती हैं वो होती हैं पल्मोनरी वेन। क्या होती हैं? पल्मोनरी वेन। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं अलिंद तक पहुंचाती हैं। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त बाइकस्पिड वाल्व की मदद से बाएं निलय में पहुंचता है। ठीक है, या आप कह लीजिए, देखो इंग्लिश शब्द भी हमें उतना ही याद रखना है जितना हमें हिंदी पर जोर देना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना, जैसे अलिंद, अलिंद को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट्रियम। नोट कर लीजिएगा। और निलय को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी जहाँ है वेंट्रिकल, ए जहाँ लिखा है वहाँ पे आप पढ़ोगे आर्टरियम। ठीक है, तो अब हमने देखा, या इसी को अलिंद या निलय भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यदि हमने देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा है, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो लेकर के पल्मोनरी नामक वेन जो है वो पहुंचती है कहाँ पे? लेफ्ट आर्टरियम में या बाएं अलिंद में। वहाँ से बाइकस्पिड वाल्व की मदद से ये ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं निलय में पहुंचता है या लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त की जब बात करते हैं तो सिस्टमेटिक आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, और इन धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त कोशिका में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा, धमनियाँ। तो इन धमनियों के माध्यम से ये कहाँ पे पहुंचता है? ये पहुंचता है कोशिका में। और कोशिका में, क्योंकि हमने आपको बताया होता क्या है, ग्लूकोज। यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कारण ये टूट जाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का यहाँ पे निर्माण होता है, और ये
कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट के रूप में छोड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है, मिल गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, यहाँ पे अब मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा यहाँ पे कन्वर्ट एटीपी के रूप में हो चुकी है। कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एटीपी के रूप में अवशिष्ट यहाँ से यदि हमने देखा कि पहुँच गया, इसके बाद क्या होता है कि कोशिका से हृदय के दाएं अलिंद में, ये कोशिका है, यहाँ से हृदय के दाएं अलिंद में या आप कह लीजिए राइट आर्टरियम में जो कार्बन डाई युक्त रक्त ले जाती हैं उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक वेन्स या सिराएं। तो सिस्टमेटिक वेन्स क्या करती हैं, ये कोशिका से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती हैं और दाहिने अलिंद में ले जाके छोड़ देती हैं। दाएं अलिंद से दाएं निलय तक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त जो होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है। दाएं निलय से फेफड़े तक, दाएं निलय से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है उसको ले जाने का काम कौन करता है, उसको ले जाने का काम करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। कौन सी करती हैं, ये क्या हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। एक मिनट, पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं नोट कर लीजिएगा, या फुफ्फुसीय धमनी इसको बोलते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज या जो फुफ्फुसीय धमनी है ये ले जाके इसको कहाँ पहुँचाती है, दाएं नीले से फेफड़े तक पहुँचाती है या वायुकोश तक पहुँचाती है। तो आपने क्या क्या समझा, एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने समझा कि ये वायुकोश है जो कि फेफड़े में पाया जाता है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वायुकोश में ऑक्सीजन युक्त रक्त है और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद तक पहुंचता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त बाइकस्पिड वाल्व की मदद से ये पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में या बाएं नीले में पहुंच जाता है और फिर आपको देखने को मिलता है कि ये फिर से आगे मूव करता है और हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त की बात करें तो आपको याद रखना है कि सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं जो कि कोशिका में पहुंचाती हैं। अब ये ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है इसको कोशिका में पहुंचाया जा रहा है, किसके द्वारा, सिस्टमेटिक आर्टरीज के द्वारा ये पहुंचाया जा रहा है या धमनियों के द्वारा ये पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि कोशिका में ग्लूकोज होता है और जैसे ही ऑक्सीजन युक्त रक्त कोशिका में पहुंचता है तो ये ग्लूकोज टूटकर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवशिष्ट छोड़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल चुकी है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल चुकी है तो इसको आगे मूव करना है। अब ये दाएं अलिंद में जाएगी और दाएं अलिंद में ले जाने का जो कार्य है इसको करती हैं सिस्टमेटिक वेन्स या सिराएं। ठीक है, सिस्टमेटिक वेन्स या सिराएं इसको लेके जाती हैं कहाँ पे, इसको लेके जाती हैं दाएं अलिंद में और फिर दाएं अलिंद से ये ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है जिसकी मदद से ये दाएं निलय में जाता है और फिर दाएं निलय से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या जो अशुद्ध रक्त है उसको फेफड़े में पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा या फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी चीज़ें यदि क्लियर हैं तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। क्या फैक्ट है, इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको समझना है जो सिराएं होती हैं, जो सिराएं होती हैं ये हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, ये हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स इसका अपवाद है। लेकिन पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा, इसी को हम बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा,
पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा जो है ये इसका अपवाद है, क्योंकि ये ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त ले जाती है। तो याद रखिएगा, सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन एकमात्र है जिसको बोलते हो पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा। ये फुफ्फुसीय सिरा जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टमेटिक आर्टरीज, सिस्टमिक आर्टरीज या इसी को बोलते हैं धमनियां, ये जो होती हैं ये सदैव शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, हमेशा ये शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज या आप इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हो, पल्मोनरी आर्टरीज को अभी मैंने पूर्व में नोट कराया है। तो याद रखिएगा कि ये एकमात्र ऐसी धमनी है, यह एकमात्र ऐसी धमनी है फुफ्फुसीय धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो याद रखिएगा, फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, और फुफ्फुसीय सिरा एकमात्र सिरा है जो कि शुद्ध रक्त ले जाता है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो धमनियां हैं हमेशा शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, और हमेशा जो सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। लेकिन दोनों के अपवाद हैं, पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी। तो सिर्फ इतना याद रखो, सिराएं, सिराओं का मतलब क्या हो गया, अशुद्ध रक्त। ठीक है, धमनियां, धमनियों का मतलब हो गया शुद्ध रक्त, इतना याद रखो। और पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स को याद रखना है कि फुफ्फुसीय सिरा और फुफ्फुसीय धमनी जो है ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि इतना याद है तो निश्चित तौर पे कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो गैस दाएं निलय से फेफड़े से हो करके फिर ये कहाँ निकल जाती है, ये बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से गैस कहाँ पे आई, फेफड़े में आई, और फेफड़े से फिर ये बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ें आपने देखा मानव में श्वसन को। अब बात आता है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, गैसों के परिवहन की जब बात करते हैं तो पहला आता है O2 का परिवहन कौन करता है। O2 का परिवहन, O2 के परिवहन की बात करें तो O2 का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है वो O2 का परिवहन होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन होती कहाँ है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होती है। ठीक है, और इसलिए इसे आरबीसी भी कहते हैं। याद रखिएगा, 99% जो आरबीसी द्वारा इसका परिवहन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन 99% आरबीसी द्वारा होता है, और 1% ये प्लाज्मा द्वारा होता है। 1% इसका परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। यदि हम CO2 के परिवहन की बात करें तो CO2 का जो परिवहन है 7% प्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, 70% प्लाज्मा में मौजूद बाइकार्बोनेट द्वारा होता है। ठीक है, और 23% आरबीसी द्वारा होता है। 7% प्लाज्मा द्वारा, 70% बाइकार्बोनेट द्वारा और 23% आरबीसी द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है शुद्ध रक्त की। शुद्ध रक्त की, शुद्ध रक्त की जब बात आती है तो याद रखना है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। और याद रखना है कि वायु कोश से हृदय तक बाएं अलिंद में इसको कौन ले जाता है, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा इसको लेके जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से बाएं नीले में कौन ले जाता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में कौन ले जाता है। बाएं अलिंद से बाएं नीले की बात करें तो बाइकस्पिड वाल्व आपने पढ़ा था, बाइकस्पिड वाल्व ये लेके जाता है।
हृदय से मतलब बाएं निलय से कोशिका तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन पहुंचाता है? बाएं निलय से कोशिका, बाएं निलय से कोशिका तक कौन परिवहन करता है? तो ये होती हैं सिस्टमेटिक आर्टरीज। सिस्टमिक आर्टरीज इसको बोला जाता है। ठीक है। अशुद्ध रक्त सेल से हृदय तक कौन पहुंचाता है? अशुद्ध रक्त सेल से हृदय तक कौन पहुंचाता है? तो यहाँ पे होती हैं सिस्टमिक वेन्स या सिराएं। दाएं एलन से दाएं निलय तक अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और दाएं निलय से फेफड़े तक कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे श्वसन की जो चीज़ें थी वो समाप्त हुई। अब बात आती है श्वासोच्छ्वास की। किसकी बात आती है? श्वासोच्छ्वास की बात आती है। श्वासोच्छ्वास या इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है निःश्वसन और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है उच्छ्वास या इसी को बोलते हैं एक्सपीरेशन और इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है। ये निःश्वसन का उल्टा है। निःश्वसन क्या है? आइए देख लेते हैं। निःश्वसन का मतलब इस प्रक्रिया में क्या है, जो डायाफ्राम था ना, ये जो संरचना थी ना, ये हृदय था, ये डायाफ्राम था, तो ये जो डायाफ्राम था ये, इस प्रक्रिया में डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे आ जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है सिकुड़कर। और यदि नीचे आ रहा है तो क्या होता है? जो बच्छ गुहा है इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के वायु दाब में क्या होती है? कमी हो जाती है, वायु दाब में कमी हो जाती है और बाहर से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं, एकाएक आप सांस लीजिए, बहुत सारी हवा अपने फेफड़ों में भरिए, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है और यह स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है। उच्छ्वास में यही है कि डायाफ्राम ऊपर आ जाता है, फैलकर ऊपर आ जाता है। वक्ष गुहा के वायु दाब में वृद्धि हो जाती है, इसका आयतन घट जाता है। बाहर से वायु फेफड़ों में प्रवेश नहीं करती बल्कि हम बाहर वायु को छोड़ते हैं और यह भी स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है। तो निःश्वसन और उच्छ्वास क्या होता है ये आपने देख लिया। ठीक है। अब बात आती है डायाफ्राम की। डायाफ्राम आपको बता दें यह एक अनैच्छिक पेशी है। क्या है? अनैच्छिक पेशी है। डायाफ्राम को हम क्या बोल रहे हैं? एक अनैच्छिक पेशी है जो लगातार अपने लय में कार्य करती है। मानव सामान्य अवस्था में 1 मिनट में यदि हम बात करें तो 15 से 17 बार सांस लेता है। सामान्य अवस्था में 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेता है और बलपूर्वक सांस लेने की प्रक्रिया में मांसपेशियां जो हैं वो काम करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कैसे काम करती हैं आइए देख लेते हैं। पहला होता है, यदि हम इसके चरण की बात करें तो पहला होता है टाइडल बैलूम। टाइडल बैलूम ये क्या होता है? जब सामान्य अवस्था होती है तो सांस लेने और छोड़ने के दौरान, ठीक है, ये क्या है? सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था के होती है और जब सांस लेने व छोड़ने के दौरान फेफड़े में वायु का जो आयतन होता है उसे हम कहते हैं टाइडल बैलूम। ठीक है। मतलब सामान्य अवस्था में सांस लेने और छोड़ने के दौरान फेफड़े में वायु का जो आयतन रहता है उसको हम बोलते हैं टाइडल बैलूम और ये कितना होता है? ये होता है 500 ml। ठीक है। दूसरा होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो ये होता है 3000 ml।
कितना होता है 3000 ml। मतलब सामान्य शोषण के बाद बलपूर्वक ली जाने वाली, जब सामान्य शोषण है ठीक है, लेकिन सामान्य शोषण के बाद बलपूर्वक ली जाने वाली गैस की जो मात्रा है ठीक है वो होती है, जब बलपूर्वक हम सांस लेते हैं तो उस दौरान जो आयतन होता है फेफड़ों में वो होता है 3000 ml। तीसरा होता है एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और ये होता है 1100 ml। ये क्या होता है, सामान्य श्वसन के बाद जब हम बलपूर्वक सांस निकालते हैं तब हमें वायु की जो मात्रा निकाली गई जो वायु की मात्रा होती है वो होती है 1100 ml। इसके बाद अगला आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 200 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद जो फेफड़े में वायु की मात्रा बची रह जाती है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। यदि आपसे पूछा जाए टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है तो आप बताओगे 5.6 लीटर, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी है। ठीक है, कुछ चीज़ें और आपको याद रखना है फैक्ट श्वसन से संबंधित। क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि स्तनधारी हो गए, ठीक है, पक्षी हो गए और डॉल्फिन हो गई या व्हेल हो गए, ये सब जो श्वास लेते हैं इनमें श्वसन की प्रक्रिया फेफड़े द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, केचुआ किसान का मित्र है। केचुआ की बात करें तो केचुआ में जो श्वसन की प्रक्रिया है ये त्वचा द्वारा संपन्न होती है। कीट होते हैं, कीट में जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें वातक नली पाई जाती है, वातक नली से श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, उभयचर जो होते हैं यहाँ पे यदि हम बात करें श्वसन की प्रक्रिया की तो त्वचा द्वारा जो श्वसन की प्रक्रिया है संपन्न होती है जब ये भूमि के अंदर रहते हैं। ठीक है, और जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो गिल्स होते हैं, गिल्स या इनको बोलते हैं क्लोम, तो इसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जमीन पर रहते हैं तो फेफड़े द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उभयचरों में 3 चीज़ें याद रखना है, जमीन के अंदर त्वचा, पानी के अंदर गिल्स या क्लोम और जमीन पर रहते हैं तो फेफड़े द्वारा। ठीक है, मछलियों की बात करें, मछलियों में होता है गिल्स। ठीक है, गिल्स द्वारा संपन्न होता है। बिच्छू में कैसे संपन्न होता है तो बिच्छू में होता है बुक लंग, इसके द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, और सरीसृपों में लंग्स पाया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इतना पढ़ने के बाद तो अब जाके जो एक टॉपिक हमारा था वो समाप्त हुआ है और ये जो नया शुरुआत, एक प्रकार से जो ये नई शुरुआत की गई है कि टॉपिक वाइज आपको मिलते रहें, डिस्कशन होता रहे, ये कितना लाभकारी आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोग बोल रहे थे कि करंट अफेयर्स को सर अलग करिए। ठीक है सर, जो जीएस खंड है उसको अलग करिए, जीके अलग करिए, तो उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्योंकि नई शुरुआत है तो उसी तर्ज पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इससे कितना लाभ मिल रहा है पहले से जहाँ पे कंबाइंड सेशन मिलता था उससे, और अब में कितना अंतर है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।